टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के रिगार्डिंग आपको एक पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया था। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तभी इस वीडियो को आपको देखने का फायदा होगा। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सभी के सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत हेल्पिंग होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार माफी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे ऑफिशियल काम में हमें क्लोजिंग करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। जल्दी जल्दी वीडियोस देने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपको। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो पर आते हैं और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस की सभी कंसेप्ट और सभी के सभी कन्वेंशंस आपको मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस में पूरे डिस्कस किए हैं। एक बार जरूर उनको देख के ही इस वीडियो को देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कितने % आप वहां से सीखें और कितना आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पीडीएफ आपके ग्रुप्स में आ चुकी है, देख सकते हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस मैं रखने जा रहा हूं, सारी की सारी चीजें रखने जा रहा हूं, आंसर आपको करनी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड होते हैं? पहला, सब्जेक्टिविटी। दूसरा ऑप्शन है कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग। तीसरा ऑप्शन है प्रैक्टिकेबिलिटी। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, आपको बताया गया था, मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग एक बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, जिसे कह सकते हैं 17वीं 18वीं सदी का कंसेप्ट है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें हमेशा हमेशा जो भी चीज बनाई गई है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखकर बनाई गई है, और कोई भी चीज एडिशनली इसमें ऐड होती है, लेकिन इसको हमेशा प्रैक्टिकल तौर पर ही देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकेबिलिटी। ये इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। आगे, जनरली द अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी, बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस, और अगला ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों नन ऑफ अबव। आप देख सकेंगे दोस्तों क्या पूछा गया है। जनरली द अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? क्या अकाउंटिंग अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, या बिजनेस लैंग्वेज है, और नन ऑफ अबव? आप जानते हैं दोस्तों, अकाउंटेंसी एक बड़ा रूप है, उसके अंदर आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब जो बुक कीपिंग हो चुकी है उसकी इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस करना, और अकाउंटेंसी एक पूरे के पूरे फील्ड को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, अकाउंटेंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की दोस्तों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है। दोबारा बता देता हूं, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करना, एनालाइजिंग करना, समराइजिंग करना। अकाउंटिंग दोस्तों बुक कीपिंग को ऐड करके 3 चीजें और करती है। क्या करती है? वो अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, एनालाइज करके उसे कम्युनिकेट और इंटरप्रेट करती है स्टेटमेंट्स को, और अकाउंटेंसी इस पूरे फील्ड को कहा जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो क्या वो क्लासिफाइंग का नाम है, क्या वो समराइजिंग का नाम है, क्या वो रिकॉर्डिंग का नाम है, क्या ऑल ऑफ अबव है? दोस्तों, अकाउंटिंग हमेशा रिकॉर्डिंग, हमेशा हमेशा रिकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे बुक कीपिंग भी तो हो सकता है। दोस्तों, बुक कीपिंग हमेशा अकाउंटिंग का पार्ट रहेगा और अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटेंसी का पार्ट रहेगा। 3 बड़े गोले हैं हमारे पास, ठीक है जी। सबसे पहले गोले का नाम है अकाउंटेंसी, उसके अंदर एक छोटा गोला आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर एक गोला आता है बुक कीपिंग। मतलब जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग में भी है, वो अकाउंटेंसी में भी है, जो अकाउंटिंग में है वो अकाउंटेंसी में भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द ड्यूल कंसेप्ट इज कॉल्ड। मेरे हिसाब से ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, जिसमें हम दोनों डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रख के, डेबिट के इक्वल क्रेडिट को रख के चलते हैं, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, सी ऑप्शन भी है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और नन ऑफ अबव। दोस्तों, हमेशा इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा। डबल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, डबल एंट्री सिस्टम। वैसे मिलता जुलता है, लेकिन ऑप्शन अगर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है तो हम एग्जैक्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, साइंस, बोथ ऑफ अबव, ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। ठीक है जी। अकाउंटिंग क्या है? क्या अकाउंटिंग आर्ट है? क्या अकाउंटिंग साइंस है? दोस्तों, साइंस किसे कहते हैं? जिसकी एक थ्योरेटिकल थ्योरी होती है और उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, और जिस प्रकार से कोई उसे इंप्लीमेंट करता है उसे हम आर्ट बोलते हैं। हाथ की कला को आर्ट बोलते हैं। मतलब कहने का कि एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हैं, दोनों साथ में पढ़े, साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज गए, साथ में क्लिनिक
में गए, एक ही हॉस्पिटल में गए, एक डॉक्टर से बहुत सारे पेशेंट खुश हैं और एक डॉक्टर से कुछ पेशेंट खुश नहीं है। क्या कारण है दोस्तों, दोनों में क्या फर्क हो सकता है? देखिए, उनकी साइंस एक थी, उन्होंने वही चीज पढ़ी जो उनको पढ़नी थी, दोनों हड्डियों के डॉक्टर थे, हड्डियों की पढ़ाई की, सारी सिस्टम ठीक था। लेकिन कभी भी जब वो अपनी हड्डियों के लिए जो भी औजार यूज करते हैं, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब वो कट लगाते हैं तो एक डॉक्टर बहुत शालीनता से बहुत अच्छे से कट लगा देता है, दूसरा डॉक्टर एकदम कट लगा देता है। दोनों में फर्क है, इसे ही बोलते हैं आर्ट। तो क्या अकाउंटिंग आर्ट है, क्या अकाउंटिंग साइंस है, क्या अकाउंटिंग दोनों है, क्या अकाउंटिंग दोस्तों किसी भी प्रकार से इनमें से कुछ भी नहीं है? देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग की एक फुल फ्लेज थ्योरी है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, कन्वेंशंस है, गैप हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, IFRS हैं, इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स के स्ट्रक्चर हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, इंडिया में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका में AAA है। बहुत बड़ी संस्थाएं हैं दोस्तों जो थ्योरेटिकल पोर्शन को पकड़कर बैठी हैं और बनाया है, जिन्होंने अकाउंटिंग को पूरा एस्टेब्लिश किया है। तो फुल थ्योरी एग्जैक्टली साइंस है अकाउंटिंग, एग्जैक्टली। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्ट की दोस्तों, तो हर बंदा अकाउंटिंग अपने ढंग से करता है। हर एक बंदा, जिसका मन करता है कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊं, जिसका मन करता है मैं WDV मेथड लगाऊं, किसी का मन करता है सिंकिंग फंड मेथड लगाऊं, तो हर एक बंदा अपने तरीके से करता है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है, तो इसका ऑप्शन सही रहेगा C। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट: वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, क्वालिटी और कंट्रोल इन द बिजनेस, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। हेल्थ कभी रिकॉर्ड करते हैं क्या, क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं? सिंपल आंसर है पहला ए, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। आंसर आपके सामने इजी है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। कौन से कंसेप्ट के कारण प्रोप्राइटर को, ऑनर को अलग माना जाता है? मालिक अलग और अब बिजनेस अलग। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं, कॉस्ट का कोई अलग हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना वो उसका मुद्दा होता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करना ये इसका मुद्दा होता है। बिजनेस आइडेंटिटी कि बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है, मालिक की अलग है, बिजनेस अलग पर्सनैलिटी है, मालिक अलग पर्सनैलिटी। आज है आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस है, एज अ नेचुरल पर्सन मालिक है। तो इसी कंसेप्ट के कारण दोस्तों C आंसर होगा। ड्यूल एस्पेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होने चाहिए, वो उसके इसमें कोई रेलिवेंसी नहीं दिखती। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन। Cost concept envisages the recording of the following in the books of account। क्या कहता है cost concept, किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए? Knowledge and the will acquired by a business executive, change effected because of the some political event, an asset at its cost और none of above। कह रहे हैं कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या करेगा? कॉस्ट कंसेप्ट क्या किसी एग्जीक्यूटिव की नॉलेज को रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल गलत। क्या कॉस्ट इफेक्ट दोस्तों किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल गलत। एन एसेट एट इट्स कॉस्ट, जो ठीक है, जो एसेट हमें जितने की पड़ी इसी को रिकॉर्ड करने को कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। तो C ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ अबव या दीज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑल ऑफ अबव। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग बनती है उसके यूजर कौन होते हैं। मैं अब आपको ब्रीफ सा करूं तो अकाउंटिंग में 2 तरीके के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स जो अपने बिजनेस के अंदर ही लोग हैं, वो 3 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो मेरे एम्प्लॉय होंगे, या मेरा मालिक होगा ऑनर, या मेरी मैनेजमेंट होगी जिनको मैंने अपना बिजनेस सौंप रखा है, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। और वो किसके लिए यूज हो सकती है? वो टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी यूज हो सकती है, वो मेरे क्रेडिटर के लिए भी यूज हो सकती है, वो मेरे डेटर के लिए भी यूज हो सकती है, वो मेरे रिसर्चर्स के लिए भी यूज हो सकती है। तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सभी लोग यूज कर सकते हैं और पब्लिक करना कंपलसरी है कंपनीज के लिए तो, और छोटे बिजनेस के लिए भी रिटर्न तो फाइल करना जरूरी है ही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसका आंसर तो होगा ऑल ऑफ अबव। यूजर्स का मतलब कि उस अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करता है, तो बहुत सारी संस्थाएं यूज करती हैं एक बंदे की अकाउंटिंग को, एक इंस्टीट्यूशन की अकाउंटिंग को। तो आंसर बड़ा क्लियर था। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स: extra profit made due introduction of the budgetary control system, quality control in the business, commission payable to a salesman, all of the above। कह रहा है जी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज इसमें रिकॉर्ड करनी चाहिए? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड किया कंपनी ने, वो तो ऑटोमेटिकली सेल्स परचेज के रिगार्डिंग रिकॉर्ड हो गया हो, तो उसको एडिशनली कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कभी भी अकाउंटिंग यूज नहीं करती, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती।
ये भी गलत है। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा। कमीशन पे किया सेल्समैन को, क्या ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे? डेफिनेटली वी हैव टू रिकॉर्ड। सो वी हैव टू रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट व्हिच स्टेट्स दैट all the monetary transactions should be recorded and all the non-monetary transactions such as the innovation technology should not be recorded। तो वही चीज यहां पर आई है दोस्तों। ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा इजीली आप समझ रहे होंगे, बड़ा इजीली कवर कर रहे होंगे। बैंक अकाउंट इज, बैंक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नन ऑफ अबव है? देखिए दोस्तों, बैंक एक आर्टिफिशियल संस्था होती है। हमेशा सारी एसेट्स, हमेशा सारी की सारी एसेट रियल अकाउंट में जाती हैं, लेकिन बैंक दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बैंक जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस करके दोस्तों वो हमेशा हमेशा पर्सनल अकाउंट में ही जाता है, जिसमें नेचुरल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। 3 तरीके के उसमें खाते होते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा पर्सनल अकाउंट में, और वो भी कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। कई बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर रियल अकाउंट भी लिख देते हैं, वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर नहीं है। रियल अकाउंट के साथ नहीं जाओगे तो पर्सनल अकाउंट के साथ आपको जाना है। ठीक है, बच्चे याद करते हैं कि सभी एसेट्स उसमें आती है रियल में, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एक चीज ऐड है, तभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तभी क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, क्योंकि उनको पता है कि वहां से सोच आएगी कि उसमें रियल अकाउंट में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल अकाउंट में। आगे चलता हूं दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अ बिजनेस इज व्यूड as having a limited life, an indefinite life, a very long life, none of above। कह रहा है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा बी, इंडेफिनिट लाइफ। आप इजिली समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। The convention of the conservatism will have the effect of overstatement of assets, अच्छा जी, understatement of liabilities, understatement of assets, अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल टैक्स। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पहले तो आपको बताता हूं दोबारा से एक बार, कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है। आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, ताकि वो आपको शॉक ना दे, एकदम से आपको लगे ना कि ये क्या हो गया, लेकिन आने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो होंगे तो वो हमें बेनिफिट ही देंगे। ये कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट बताता है। अगर दोस्तों ये कंसेप्ट बताता है तो इसमें कौन सी लाइन फिट होती है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। इससे क्या हम एसेट्स की वैल्यू ज्यादा ना करें? बिल्कुल भी नहीं, हम तो और उल्टा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। इससे तो हम उल्टा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी भी चीज को वैल्यू ज्यादा नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आएगा तो हो जाएगा। उसके बाद अंडरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी को भी कम नहीं कर रहे, लाइबिलिटी को तो हम रिकॉर्ड करने को बोल रहे हैं उल्टा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट। जी हां, हम आने वाले प्रॉफिट जो हमें पता है हो रहे हैं, हम उनको तब भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो सी आंसर करेक्ट है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड डेट्स, इनके ऊपर सभी 95% बच्चे इसका डी ऑप्शन लगाते हैं कि भाई प्रोविजन बनता है कंजर्वेटिज्म, ने सर ने भी बताया था, उस क्लास में बताया। तो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे धक्के से कोई भी आंसर बनाने की कोशिश ना कीजिए। उन्होंने पूछा कि इसका क्या इफेक्ट है, रियलिटी इंपैक्ट, तो आप सभी जान रहे होंगे, अब आपको पता लग रहा होगा कि भाई जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं वो ऐसे देखने में हमें बहुत इजी लग रहे थे, लेकिन जब वो क्वेश्चंस बन के आते हैं तो उसका इफेक्ट पता लगता है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो वीडियो दिया, उसको देखें ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे ही वो समझ आए तो इस वीडियो पर आए, और फिर इसकी मैं पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। तो उन दोनों में भी आपको इसको खुद से भी ट्राई करना है, फिर आपकी हेल्प और अच्छी हो सकेगी और आपकी सिलेक्शन परफेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड। स्टॉक में क्या नहीं होता? क्या रॉ मटेरियल नहीं होता? होता है। आइटम हैड एज अ फिक्स्ड एसेट, अच्छा जी, फिक्स्ड। फिनिश गुड्स इन द प्रोसेस। देखो दोस्तों, स्टॉक में 3 ही चीजें होती हैं, एक कच्चा माल जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, एक वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें अभी चल रहा होता है, एक दोस्तों फिनिश गुड्स। 3 चीजें तो होती होती हैं। चौथी ये कह रहे हैं आइटम हेल्ड एज अ फिक्स्ड एसेट, बी पार्ट, जो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। फिक्स्ड एसेट को क्या हम स्टॉक मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर बी है, ये तो इजी था। द टर्म फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स, इनमें से फिक्स्ड एसेट में क्या इंक्लूड होता है? हाँ जी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या फिनिश गुड्स का जो स्टॉक पड़ा है इस साल वाला, तो क्या वो फिक्स्ड एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक बैलेंस, क्या बैंक बैलेंस दोस्तों फिक्स्ड एसेट है? बिल्कुल भी नहीं, करंट एसेट है। उसके बाद गुडविल, क्या गुडविल फिक्स्ड एसेट है? बिल्कुल दोस्तों, इनटेंजिबल नेचर की फिक्स्ड एसेट है गुडविल, जी हाँ, उसका आंसर सी होना चाहिए। डी, लूज टूल। लूज टूल्स क्या होते हैं दोस्तों? वो चाबियां, पाने, पेंचकस, जो चीजें हम यूज करते हैं, जनरली उसको इन्वेंटरी में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि वो उससे मिलते जुलते होते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों सी। आगे बढ़ता हूं,
क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कैश, डेटर्स, बकलिंग। द टर्म करंट एसेट इसमें से क्या नहीं है? क्या स्टॉक इन ट्रेड इसमें से स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट होता है, कैश करंट एसेट होता है, डेटर्स करंट एसेट होते हैं? तो लास्ट ऑप्शन बढ़ता है बकलिंग। तो यही आंसर होगा कि भाई ये करंट एसेट नहीं है। क्या होता है उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, फालतू में लंबी जाएगी। 3 चीजें हमें पता है, इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। आगे, करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करती प्यारे दोस्तों? अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या ये लाइबिलिटी होती है? ठीक है जी, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। क्रेडिटर क्या ये लाइबिलिटी होती है? कैपिटल क्या ये लाइबिलिटी होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या ये लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या चीज करंट लाइबिलिटी में नहीं आती? ऑप्शन पहले काटता हूं, क्रेडिटर। क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल है। आगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करंट लाइबिलिटी है? जी हाँ दोस्तों, करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने पैसे देने हैं। उसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो किसी ने मेरे ऊपर क्लेम ठोक दिया कि भाई आपने मेरे को क्लेम नहीं दिया, तो मेरी वो भी करंट लाइबिलिटी है। तो इसका आंसर होगा सी, कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल कोई करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और कहीं जगह इसका आंसर कहीं डी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी ही आंसर है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। Heavy initial advertisement expense on the introducing a new product in a market should be classified as, बहुत बड़ा खर्चा कर दिया किसी चीज के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो किसमें क्लासिफाई करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अच्छा जी हो सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये भी हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये तो नहीं होगा, नन ऑफ अबव भी नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मैं कोई फिक्स एसेट नेचर की खरीदता हूं और उसको खर्चा करता हूं, उसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं। रेवेन्यू जो मैं करंट करता हूं, अब बहुत बड़ा खर्चा किया, वो भी एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट कितने दिन चलेगी मुझे नहीं मालूम, खर्चा बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, इसीलिए दोस्तों मैं उसको क्या करता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता हूं, फिक्टिशियस एसेट मानता हूं कि भाई आने वाले समय में जब तक यूज होगी मैं इसको थोड़ा 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 तब तक राइट ऑफ करता जाऊंगा। हमेशा दोस्तों याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे, एडवर्टाइजमेंट पे होने वाला खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, वो फिक्टिशियस एसेट होता है, वो हमेशा वहीं पर ही रिकॉर्ड होता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। अगला है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु रेंडर्स द अकाउंटिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट शुड बी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट अकाउंटेंट, प्राइवेट अकाउंटेंट, पब्लिक अकाउंटेंट, इंटरनल अकाउंटेंट। देखो दोस्तों, एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो वो किसके लिए, क्या पब्लिक, अगर वो पब्लिक में एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, वो पब्लिक की सेवा करने आया, पब्लिक अकाउंटेंट बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिंपल सी फॉर्म कि भाई कोई भी बंदा अगर मार्केट में आएगा, अगर गवर्नमेंट कंपनीज उनको हायर करती है तो तभी वो गवर्नमेंट अकाउंटेंट बनेगा। प्राइवेट अकाउंटेंट कोई पर्सनल अपने काम के लिए हायर करेगा तो वो पर्सनल अकाउंटेंट बनेगा। लेकिन उन्होंने सीधा स्पेसिफाई किया कि मार्केट प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंटेंट रहेगा आंसर। और डी, इंटरनल अकाउंटेंट की तो बात ही खत्म है। उसके आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पर जाता हूं। बहुत सारे एमसीक्यू आपके सामने शेयर कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन मिनिमम करके ही मानूंगा। आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जिस पर आगे उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये तो कौन कहता है आपको? कॉस्ट कंसेप्ट कह देता है जी कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलो। लेकिन आज क्या वैल्यू है वो मैं फुटनोट में, बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं फुटनोट। किससे करूंगा? कंसिस्टेंसी से करूंगा दोस्तों। जी हाँ, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता आप बताएंगे। डिस्क्लोजर से करूंगा, मटेरियलिटी से करूंगा, गोइंग कंसर्न से करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मटेरियलिटी और डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ये तो इनके ऊपर तो बात कर सकते हैं। डी, गोइंग कंसर्न का कोई रोल है नहीं है, इसको तो बाहर निकाल दीजिए ऑप्शन में से। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप एक ही तरीके के मेथड को यूज करते रहिए। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप सारी की सारी चीजों को डिस्क्लोज कीजिए, सही तरीके से दिखाइए, उनको खराबी में मत आने दीजिए कि उनको विंडो ड्रेसिंग लगे, चीजों को खराब तरीके से अपने बेनिफिट के लिए दिखाया जाए। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कहती है कि छोटे से छोटे फैक्ट्स को, उनको इग्नोर को, जो फालतू में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन अच्छे कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं उनको आप शेयर कीजिए, उनको आप देखिए। तो मटेरियलिटी इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर सी। आगे पहुंचता हूं जी, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, सीक्रेट रिजर्व में बी रिजल्ट बाय। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं दोस्तों? सीक्रेट रिजर्व वर्ड कहां से आया? प्रोविजन एंड रिजर्व से ये वर्ड आया है। प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर पढ़ा होगा आपने +1 +2 में। तो दोस्तों ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मुझे बिजनेस आउटसाइडर्स को नहीं दिखाना होता कि मेरे पास एक रिजर्व है, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए अगर मैंने 10,000 रुपए रखने थे तो वहां मैं 10 की जगह 20 रख देता हूं। अब मैंने 20 रख दिए तो 10,000 एक सीक्रेट रिजर्व बन गया, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे पता है 10,000 ही लगेंगे, बचा हुआ 10 सीक्रेट रिजर्व बन गया।
तो इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन क्या है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्या ओवर वैल्यूएशन स्टॉक की कर लें तब बन सकता है ये कि नहीं बन सकता। क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व बना लें, क्या ये बन सकता है। प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिशिएशन, एक्सेसिव डेप्रिशिएशन अगर मैं प्रोवाइड करूं क्या तब ये बन सकता है। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज करूं क्या तब ये बन सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आप किसी भी प्रकार से अगर ज्यादा डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा, और यही मौका है, यही तरीका है। अगर आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करोगे तो मार्केट वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की जो फेयर वैल्यू होती है, विच एवर इज लोअर उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, और विच एवर इज हायर उसको रिकॉर्ड करके हम उसी हिसाब से एनालाइज करेंगे। लोअर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे, लोअर हायर के देख के। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक के तो ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन प्रोविजन बनाने के ऊपर कोई रूल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्टॉक पर लगता है, प्रोविजन पर नहीं लगता। तो आंसर आपके सामने है दोस्तों, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अ रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट, एक रिजर्व बनाना है, वो कहां से बनाएंगे, क्या वो पेंडल से बनाएंगे, जरूरी थोड़ी है भाई। क्या वो ट्रेडिंग से बनाएंगे, कि जरूरी थोड़ी है। क्या वो किसी चीज से नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, रिजर्व के लिए सिर्फ एक ही है, एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का बंटवारा। तो जहां प्रॉफिट का बंटवारा होगा पार्टनर्स में, जहां प्रॉफिट की स्ट्रक्चर होगी पार्टनर्स में, तो वहीं हमेशा हमेशा ये चीज बनेगी। तो इसका आंसर साफ पता लग रहा है, बी आंसर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी जल्दी समझिएगा, जल्दी जल्दी। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियोस नहीं मैं करना चाहता, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक पर हैं। आप सभी के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे बात कीजिए, पूछिए, जैसे जो मर्जी जिस मर्जी प्रकार से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर पढ़ता हूं दोस्तों, व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिजर्व इज अ प्रोविजन। ठीक है जी, कौन सी चीजें प्रोविजन की तरह, कौन सा ऐसा रिजर्व है जो प्रोविजन की तरह लगता है। जनरल रिजर्व बिल्कुल भी नहीं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आप रिजर्व प्रोविजन बना लेते हो। एग्जांपल फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर मेरे को डेटर्स में से किसी ने पैसे नहीं दिए तो मैं प्रोविजन यूज कर लूंगा, तो स्पेसिफिक हो गया ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या कैपिटल रिजर्व नहीं, स्पेसिफिक रिजर्व। साफ ही आंसर है आपके सामने कि जो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया गया रिजर्व हो उसे प्रोविजन ही बोल सकते हैं, वो दोनों एक ही बात लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, इग्नोर करो क्वालिटी कंट्रोल को। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, हाँ ये तो वही क्वेश्चन मेरे को लग रहा है जी, हाँ उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय। विंडो ड्रेसिंग कौन प्रॉफिट करता है। विंडो ड्रेसिंग होती क्या है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को इस तरीके से एनालाइज करना, अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करके सामने रख देना, किसी के सामने बना के, ताकि उसको समझ सही ना आए, चीजें गलत दिखें उसे और बढ़ चढ़ा कर दिखें। तो अक्रूवल कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कौन सा इसमें से विंडो ड्रेसिंग को रोकता है दोस्तों। तो मटेरियलिटी और डिस्क्लोजर दोनों ही आंसर आ सकते हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप साफ सुथरे ढंग से सारी चीजों को डिस्क्लोज कीजिए, जो चीजें दिखानी चाहिए। तो ये भी आंसर हो सकता है। मटेरियलिटी भी आंसर हो सकता है कि छोटे छोटे जो फैक्ट हैं दोस्तों, पहले दोस्तों जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे छोटे एनालाइजिंग स्ट्रक्चर हैं, उनको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए ताकि आपको उसका आंसर देना पड़े। अब आप कहेंगे ए ऑप्शन एक्रूवल, एक्रूवल तो नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, कंजर्वेटिज्म नहीं हो सकता, लेकिन मटेरियलिटी हो सकता है। तो बी और डी में सबसे क्लोज आंसर कौन सा है दोस्तों, तो डी आंसर सबसे क्लोज है, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग में चीजों को छेड़छाड़ करा जाता है और मटेरियलिटी कंसेप्ट ही उसे बोलता है कि भाई फालतू चीजों को इग्नोर कर दो, अच्छी चीजों को रख के रखो। तो ये ऑप्शन ज्यादा क्लोज है। ऑप्शन बी भी हो सकता था आंसर में, ये ऑप्शन ज्यादा क्लोज है, तो हमेशा ज्यादा क्लोज आंसर की तरफ जाना पड़ेगा। कभी कभी आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसके दो दो आंसर लगेंगे, तो डी आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ड्यू टू, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन किसके कारण नहीं रिकॉर्ड की जाती। क्वालिटेटिव का मतलब गोरा मोटा पतला अच्छा बुरा, ये चीजें क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती दोस्तों, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, क्योंकि वो कहता है मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड करो, बाकी को रिकॉर्ड ना करो। तो ना ही अक्रूवल होने वाला है, ना ही ड्यूल होने वाला है, ना ही मटेरियलिटी होने वाला है, डी आंसर होने वाला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन वुड इंप्लाई, कि रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बताता है दोस्तों, वो तो एक ही बात कहता है कि जब चीज डिलीवर हो जाए तब आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो इसमें क्या है, व्हेन ऑर्डर रिसीव्ड नहीं, रियलाइजेशन नहीं कहता। व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, क्या कैश डेटर से रिसीव होगा तब, उससे पहले नहीं, तब भी नहीं कहता। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, सी आंसर है, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सारी बातें मैंने जब कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस बताए थे तो आपके सामने डिस्कस की थी और आपके सामने क्लियर भी की थी।
उससे आगे बढ़ता हूं 28 नंबर क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, कौन इसमें से यूजर है? शेयर होल्डर यूज करता है, जी हाँ। क्रेडिटर यूज करता है, जी हाँ। लेबर यूज करता है, जी हाँ। ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल सिंपल आंसर है। 28 भी हो गया, इसके ऊपर भी हमने पहले चर्चा कर ली। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन इनमें से कौन सी है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो पहली ही इक्वेशन ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी गलत है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी गलत है, बोथ ए एंड सी ये भी गलत है। तो ए आंसर होने वाला है 29 का, इजिली था, कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग जनरली ऑन द व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है? अक्रूवल बेसिस पे, जी हाँ, आज के तौर पर अक्रूवल बेसिस पे की जाती है। हिस्टोरिकल बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी उसमें होती है। फ्यूचर बेसिस पे, फ्यूचर बेसिस पे भी अकाउंटिंग की जाती है। नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था कि नन ऑफ अबव। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन अकाउंटिंग जनरली ऑन व्हाट बेसिस, और जनरली वर्ड यूज कर दिया कि किस सोच से, किस सोच से अकाउंटिंग की जाती है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड सोच से अकाउंटिंग की जाती है, तो सी आंसर होगा। नहीं तो अगर डी में ऑल ऑफ अबव होता तो वो भी आंसर करेक्ट था। मैंने आपको पहले ही कहा क्लोज आंसर आएंगे, क्लोज यूज करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा कहां से क्या चीज निकलती है। और यही हर एक संस्था, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे वो पीएसपीसीएल हो, चाहे वो इंडिया लेवल की कोई भी संस्था हो, तो वो आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक करना चाहते हैं कि आप कंसेप्ट की गहराई को कितना समझते हैं। तो इसका आंसर भी दोस्तों सी होगा। Which of the following represents the accounting equation, इनमें से फिर दोबारा आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, देख लेते हैं पहले कहीं दिख रही है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी? नहीं, ये तो नहीं है। चलो पहले कैपिटल प्लस लायबिलिटीज माइनस एसेट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कह रहा है एसेट में अगर प्लस कर लूं लायबिलिटीज और एसेट में से कैपिटल और लायबिलिटीज प्लस कर लूं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कैपिटल और लायबिलिटी प्लस कर लूं और उसमें से एसेट माइनस कर दूं 0। पहली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है जी? दूसरी क्वेश्चन कह रही है एसेट माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल 0। ये थोड़ी हो जाएगा, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दो कैपिटल तो आंसर माइनस में चला जाएगा। बी तो गलत है। सी लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, अगर कैपिटल इधर जाएगी तो बन जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ये भी ठीक लग रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। सी पॉइंट भी। ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव अगर करना चाहें दोस्तों, ऑल ऑफ अबव करना चाहें तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अगर लगता हूं दोबारा बी को देखता हूं, एसेट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ठीक है। एसेट में से अगर लायबिलिटी और कैपिटल दोनों माइनस कर दें तो तब भी तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, मैं माइनस में गलत ले गया था, मुझे एक प्लस का साइन लगा, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव ही आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, माफी दीजिएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, a principal dash to be extent that the accounting information not influenced by a personal biasness, दोस्तों वर्ड मिल गया personal biasness on the those who furnish the information। कह रहे हैं जी कौन सा प्रिंसिपल पर्सनल बायसनेस को करता है? तो ऑब्जेक्टिविटी की, अपनी यूटिलिटी को एनालाइज कीजिए, अपने स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट कीजिए, लायबिलिटी लेके आइए, तो ऑब्जेक्टिविटी इसका आंसर है। जब भी आपको पर्सनल बायसनेस के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 33, according to the dash concept revenue is considered as being raised on the date at which it is realized। ठीक है जी, assumption के बेसिस पे, बेसिक कंडीशन के बेसिस पे, both A and B none of above। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपके साथ बात की थी कि अकाउंटिंग प्रैक्टिकबिलिटी पर चलती है। तो प्रैक्टिकबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई अकाउंटिंग अमूमन साधारण जिंदगी से ही रिलेट करती है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कौन से कंसेप्ट के कारण रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो रियलाइज हो जाता है, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट के कारण। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है ऑप्शंस में। अजम्पशन तो कोई नहीं है। बेसिक कंडीशन, हाँ ये बेसिक कंडीशन ही तो है, हाँ ये बेसिक कंडीशन ही तो है प्यारे दोस्तों, कि भाई अगर रियलाइज, अगर डिलीवर कर दिया तो तब उसको मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आएगा तो गलत होगा तकरीबन सबका। आगे आप सभी का सही होना चाहिए। पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज, किस चीज के? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? मे बी नॉट। और बैलेंस शीट में कहां शो होती है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर और नन ऑफ अबव। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मे बी नॉट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आप उसको डिस्क्लोजर में शो कीजिए ना, कि मे बी नॉट स्टार लगा के फुटनोट में भी शो कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं जी, 35 नंबर क्वेश्चन। जल्दी इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, आपका एक ही वीडियो में सारा कंटेंट पूरा हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए ताकि हमें भी थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे।
आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कब रेवेन्यू को मानना है? जब कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज डन, सेल इज इफेक्टेड, नन ऑफ दीज। देखो जी, कैश रिसीव हो जाए तो रेवेन्यू मान लो, नहीं कोई एडवांस भी देके जा सकता है तो रेवेन्यू नहीं हो सकता तब भी, और कोई वैसे भी दे गया तो कैश का कोई कंसर्न नहीं है। अक्रूवल भी तो होता है, अक्रूवल भी तो होता है, कोई उधार में लेगा तो वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। प्रोडक्शन इज डन, प्रोडक्शन का भी कोई व्यू नहीं है रेवेन्यू मानने का। सेल्स इज इफेक्टेड, हाँ जब सेल्स हो गई है तो उसको आप मान सकते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। तो सी आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ता हूं 36, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज। क्यों नहीं करती? ये पहले भी आ चुका है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसको आगे निकालते हैं। 37 नंबर, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द ड्यूल कंसेप्ट इज कॉल्ड। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं बोलते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। A contractor usually takes up a revenue and earning on his project on the following basis। एक कॉन्ट्रैक्टर जब भी काम करता है वो रेवेन्यू किस बेसिस पर लेता है? कैश बेसिस पर, सेल बेसिस पर, प्रोडक्शन बेसिस पर, नन ऑफ। बस देखो दोस्तों, हमेशा कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं हम वो हमेशा ज्यादातर प्रोडक्शन बेसिस पर काम करते हैं कि हमने इतना प्रोड्यूस कर दिया, इसके रिगार्डिंग इतने पैसे दो। बिकॉज अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकबिलिटी, सो दैट्स व्हाई बेसिकली इट इज कंसिडर ऑन द प्रोडक्शन बेसिस। तो इसका आंसर प्रोडक्शन बेसिस होगा। आगे, when applied to a balance sheet the convention of the conservatism resulted in। अगर बैलेंस शीट पर अप्लाई करें तो किस प्रकार से कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आती है? अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, अगर एसेट कम दिखा रहे हैं, अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, ओवरस्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, नन ऑफ अबव। पहला ऑप्शन, इसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर सकता हूं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन पलट कर आए हैं, बाकी चीज वही थी कि कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, आने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड ना करो। उससे क्या होगा? उससे ये लगता है कि हमारी एसेट्स कम है, आएंगी तो वो ऐड ही हो जाएंगी। तो ये किसके बेसिस पे? तो यही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले पार्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंचते हैं। द अकाउंटिंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? गोइंग कंसर्न पर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, मनी मेजरमेंट पर बेस्ड है, नन ऑफ अबव। तो आप सभी जानते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल था। आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। An obligation of a entity owner is treated as a liability in the balance sheet according to। कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। क्वेश्चन पलट के आ रहा है, अलग तरीके से आ रहा है, तो क्या होगा इसका? बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्योंकि आप ही आंसर पहले से पहले बता रहे होंगे, मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आप बता रहे होंगे, क्योंकि पीछे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है इस कंसेप्ट में। आगे चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन द फुटनोट अकॉर्डिंग टू। मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है उसको फुटनोट में किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, नन ऑफ अबव। देखिए, अब इसमें डिस्क्लोजर है, इसमें मटेरियलिटी का कन्वेंशन नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर हो गया डायरेक्टली कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। की वैल्यू बड़ी है, उसे हम डिस्क्लोजर वाली में लिख दें। आगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी इसमें से करेक्ट है? अकाउंटिंग क्वेश्चन है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही करेक्ट है। आप करके देख सकते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी को मान के करके देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। द प्रॉफिट मेड बाय अ कंसर्न ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर वुड बी व्हेन द कैपिटल इंक्रीज बाय 40,000 एंड द ड्राइंग अमाउंटिंग टू 10,000। कह रहे हैं एक साल में एक बंदे की कैपिटल 40,000 बढ़ी और उसकी ड्राइंग 10,000, उसने और एडिशनल विड्रॉ की, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 40 जितना उसकी कैपिटल में इंक्रीज आया और 10 जितना उसने ड्राइंग कर लिया, तो टोटल 50। तो ऑप्शन होगा ए 50। 30 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, नन ऑफ अबव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर पढ़ता हूं दोस्तों। In each of the following cases indicate the alternative which you are considered to be the correct. The liabilities of the firm are 3,000. The capital of the proprietor is 7,000. The total assets are। liabilities दोस्तों हैं 3,000, कैपिटल हैं 7,000, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, 7 और 3 10, और आंसर आएगा 10। 7 आंसर नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, बी ऑप्शन 10 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, 46। The asset of the business on 31st March 1996 are worth rupees 50,000 and its capital is rupees 35,000। एसेट है 50,000 की, कैपिटल है 35,000 की, लाइबिलिटीज पूछ रहा है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, 50 माइनस 35 कितना हो गया? 15। तो ऑप्शन ए है 85 गलत है, ऑप्शन बी 15 है सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ। कैश बुक क्या है?
जर्नल है। बी ऑप्शन है स्पेशल जर्नल है, इट इज नॉट अ जर्नल, इट इज अ नन ऑफ अबव। तो दोस्तों कैश बुक एक स्पेशल जर्नल है जो एज अ जर्नल एज वेल एज लेजर काम देती है, उसमें दोनों काम एक ही तरह हो सकते हैं। आगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ द नेचर ऑफ द फॉलोइंग। कमीशन रिसीव कर लिया एडवांस में। देखो दोस्तों, अक्रूड कोई भी चीज हो, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हो, या किसी भी प्रकार से एडवांस में कोई भी चीज हो, या अनएक्सपायर्ड कोई भी चीज हो, प्रीपेड कोई भी चीज हो, ये 5 चीजों के ये अलग अलग नाम है, 2-3 चीजें ही हैं। अलग अलग नामों में दोस्तों ये बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में 3 बंदे होते हैं, एक वीडियो इसके ऊपर भी आ रही है हमारी अगली, उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का ये पार्ट है, हमेशा 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 इनका आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज ऑफ द नेचर ऑफ। अगर हमने बिल डिस्काउंट कर लिया, रिबेट ली उसके ऊपर, तो उसका क्या नेचर होने वाला है दोस्तों? क्या उसका दोस्तों पर्सनल नेचर होने वाला है, क्या नॉमिनल होने वाला है, क्या रियल होने वाला है, या नन होने वाला है? देखो वो कोई एसेट नहीं है किसी भी प्रकार से, ना वो पर्सन से किसी भी रिबेट अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मिली है, तो इसका आंसर आप नॉमिनल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा नॉमिनल। आगे दोस्तों बढ़ता हूं, पेटेंट राइट इनकम इज ए नेचर ऑफ। पेटेंट राइट अकाउंट इज अ नेचर ऑफ, सॉरी इनकम बोल दिया। पेटेंट राइट किस तरीके के नेचर है? तो ये हमारी एसेट है, तो ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट बेस्ड। तो दोस्तों ये थे आपके सामने टोटल 50 क्वेश्चन। मजा जरूर आया होगा, आपकी बहुत तैयारी, जितनी तैयारी आपने की है उसका आपको रिजल्ट जरूर पता लगा होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अगली वीडियो लाएंगे, हर एक वीडियो में उसके साथ उसके नेक्स्ट पार्ट में उसके एमसीक्यूज आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी भी देख सकें और अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए हमारी वीडियो से मदद भी ले सकें। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जरूर जाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम मोस्ट प्रोबेबली संडे को दोस्तों लाइव आएंगे, उसकी अपडेट हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में हम उसकी अपडेट डाल देंगे। दोस्तों आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से पेमेंट से रिलेटेड हो, कि कितनी पेमेंट कर रहे हैं, फॉर्म की पेमेंट, हमारे कोर्सेज फ्री हैं, जो आप फॉर्म भर रहे हो उसकी पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको किसी भी प्रकार से सिलेबस ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई भी आपका कोई डाउट हो, तो आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। हमारे लाइव सेशन से आप जुड़ेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर हम साथ के साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारी मदद करते रहिए, हम आपकी मदद करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो।